मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको, मैं क्यों आप सभी के सामने ये चीजें रख के रख रहा हूं, मैं क्यों चाहता हूं कि ये सारे चैट्स आप सभी को दिखाऊं। मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अगले साल मेरे साथ रहें और आगे भी फोड़ें। ऐसा फोड़ो कि भाई साहब देख के लोग डर जाएं कि क्या फोड़ रहा है। टैंक मतलब भैया ज्योग्राफी इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल लग रही है। भैया ज्योग्राफी इज गेटिंग मच हार्डर। भैया मोस्ट डिफिकल्ट इस समय ज्योग्राफी है। भैया सॉइल सीरियल के नाम याद नहीं हो रहे हैं। भैया ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, इस समय याद नहीं हो पा रही है। भैया लॉन्ग आंसर समझे याद नहीं हो पा रहे हैं। भैया हिस्ट्री के नेम याद नहीं हो पा रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन बहुत डिफिकल्ट है। डेट्स और उसके ऑर्डर याद नहीं हो पा रहे हैं। मैप याद नहीं हो पा रही ज्योग्राफी के। ये सारी वो प्रॉब्लम है जो इस समय 10वीं का हर एक बच्चा फेस कर रहा है। और आज की वीडियो का ये मोटिव है कि ये सारी प्रॉब्लम उखाड़ के मैं फेंक दूं, जिससे कि आप वो स्कोर लेके आ पाओ जो आज तक आप एसएसटी में नहीं लाए होगे। पिछले 3 सालों से मैं 10वीं के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। लाखों ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके 95%, 99%, 98% बतेरे बच्चे थे। सेकंड रैंक हमारे चैनल से आई हुई है। जो स्ट्रेटेजी वीडियो आज बाकी चैनल कॉपी करते हैं ना, वो सारी स्ट्रेटेजी वीडियो हमने बना बना के छोड़ रखी है। हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे आप कम पढ़कर भी फोड़ सकते हो, और वो एक्सपीरियंस मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बाकी चैनल की आप 100 वीडियो उठा लेना, कंबाइन कर लेना, फिर भी ये वीडियो मैच नहीं हो पाएगी। इतनी डिटेल्ड, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। आपसे 2 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त ये कि शुरू से एंड तक ध्यान से सुनना वीडियो को, चाहे 2x पे देखो, 1.5x पे देखो। दूसरी चीज, हर एक चीज ना लिखते रहना, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, शायद आप भूल जाओ। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी का। पार्ट बाय पार्ट में चलूंगा। सबसे पहले हम सैंपल पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं होता है जो सीबीएसई फॉलो करती है। कहीं पे सीबीएसई ने नहीं निकाला है। सीबीएसई सिर्फ सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। उससे हम थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि सीबीएसई सैंपल पेपर में कौन से चैप्टर को ज्यादा महत्व दे रही है। उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें कि इसका मूड क्या है। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 1-2 सवाल हमें उसमें दिखे। अगर मैं बात करूं नेशनलिज्म इन इंडिया की, 1-2 सवाल हमें उसके दिखे। अगर मैं आपसे बात करूं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की, एक सवाल उसका दिखा मेरे को। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक वैल्यू बेस्ड सवाल दिखा, और प्रिंट कल्चर से हमें 2-3 सवाल दिखे। कुछ समझ में आ रहा है? ये आखिरी चैप्टर है आपका, और बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। सीबीएसई वहीं जाके आपकी नब्ज पकड़ लेता है कि बच्चों ने इसे लाइटली लिया होगा, यहाँ ये वाला सवाल ज्यादा डालते हैं, यहाँ पे अटकेगा और उसके नंबर कटेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा महत्व देना, अच्छे से पढ़ना, इसको लाइटली मत लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने हिस्ट्री में जो मेरे को प्रॉब्लम लिखी थी ना कि भैया हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैंने पूछा आप सभी के सीनियर टॉपर से। ये आपके सीनियर्स का ग्रुप है। ये वो बच्चे हैं जो कि 99%, 99.4%, 99.6%, 99.8% लेके आए थे। उन सभी बच्चों का ये मैंने ग्रुप बना रखा है। वो मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, मैं उनसे डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम पूछता हूं, और वो अपने सॉल्यूशन यहां पे बताते हैं जो उन्होंने करा था। आज से पहले मैंने कभी ये डिस्क्लोज नहीं करा कि मैंने ऐसे ग्रुप बना रखा है। आज मैं डिस्क्लोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ना एक मोटिवेशन की तरह लो कि अगले साल भैया इस ग्रुप में मैं आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगले साल भैया मैं इस ग्रुप में आऊंगा, और आपके जो जूनियर्स होंगे उसको मैं गाइड करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे भैया और अच्छा बच्चे फोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रुप है वो। अब बाकी चैनल इसको भी उठा के कॉपी कर लेंगे कि अच्छा ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। खैर, हिस्ट्री की जो डेट्स हैं वो आपको याद नहीं हो रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा, यार हिस्ट्री की डेट्स आपने कैसे याद करी थी? तो बच्चों ने बताया, भैया हमने एक टाइमलाइन बनाते थे। अब आप अगर फर्स्ट रीडिंग में करोगे तो आपको याद नहीं होंगी डेट्स, तो आप क्या करो, फर्स्ट रीडिंग में सारी डेट्स को लिख लो। ठीक है, जो भी डेट्स आपको लग रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो एक रीडिंग में लिख लो। उसको स्टोरी की तरह इंसिडेंट वाइज याद करो कि इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ, इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ। जब आप एक स्टोरी की तरह उसको याद करोगे ना, तो आपको पूरी टाइमलाइन याद हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद भैया बच्चों ने बोला, क्या भैया मान लो आपको याद नहीं रहा कि 1833 है, तो आप इसको लिख सकते हो भैया कि ये अर्ली 1830s में हुआ था। आपको पता नहीं है कि यार ये याद नहीं आ रहा आपको कि कहां पे हुआ था, तो आप लिख सकते हो कि भैया ये अर्ली 19s में हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइमलाइन याद कर रखी है। मैंने बोला यार अब बच्चों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो टाइमलाइन बनाए, तो मैं किस लिए हूं, मैं किस लिए जिंदा हूं? मैंने आप सभी के लिए एक टाइमलाइन पूरी, बाकी चैनल ने आपको क्या दे रखा होगा ना, एक लिस्ट दे दी होगी कि इधर से सारे नाम, ये इधर सारे डेट्स दे दी और इधर सारे वो नाम दे दिया। आप बैठ के उसको रट रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं रटा जाएगा, भूल जाओगे जाके। ठीक है, ये चीज मैंने लास्ट ईयर करी थी, लोगों ने वो कॉपी करी है। हमने क्या करा, रियल प्रॉब्लम उठाई कि भाई एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे हर एक चैप्टर का मैंने कर रखा है, इसकी टाइमलाइन क्या है। आपकी भाषा में मैंने इसमें स्टोरी लिख रखी है कि ये चैप्टर 1700 से लेके 1940s तक चलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंप्रूवमेंट, चेंजेस और ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले हमने चैप्टर का ओवरव्यू दिया कि अच्छा चैप्टर में ये होने वाला है। फिर उसके बाद
डेट बाय डेट मैंने हर एक चीज स्टोरी की तरह लिख रखी है कि 1730 में को फैक्ट्री का बनना स्टार्ट हुआ, मशीन वगैरह प्रोड्यूस होने लगी, फिर 1760s को कॉटन इंडस्ट्री काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, 30 साल बाद ऐसा हुआ, फिर 20 साल बाद ऐसा हुआ, ये 18 सेंचुरी की चीजें चल रही हैं। तो आपको क्या रहेगा कि मान लो आप एग्जैक्ट डेट भूल भी गए तो आपको ये याद रहेगा कि 19 सेंचुरी में हुआ था, आपको पूरी स्टोरी की तरह याद है। जितने भी चैप्टर हैं आपके, आपका सबसे पहला चैप्टर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो शुरू के दो हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस सारे चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कि हम ऐसा ऐसा कर रहे होंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले ये हुआ, जहां पे मैंने स्टार लगा रखा है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा याद भी ना हो तो खाली ये तो जरूर याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आयरलैंड में एक फेल्ड रिवॉल्ट हुआ जो कि 1798 को हुआ था, विच वाज लेड बाय वॉल्ट टोन। तो इस तरह से मैंने क्या कर रखा है ना, सारी की सारी स्टोरी आपकी लिख रखी है। जो आप बैठ के लिखते बहुत ज्यादा टाइम लगाते, वो मैंने खुद कर रखे हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक चैप्टर मैंने हिस्ट्री के इसमें लिख रखे हैं, कोई नहीं देगा, बाकी देंगे भी तो अब इसके बाद दे देंगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हिस्ट्री की, ये ध्यान से सुन लो भैया। हिस्ट्री की टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहला काम है आपका कि आप एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लो किसी भी एक वन शॉट वीडियो से, ठीक है। आपने एक वन शॉट वीडियो देखी, आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया कि अच्छा चैप्टर में ये हुआ था, आपने कुछ नहीं लिखा, बस आप सुन रहे हो। सुनने के बाद आपने क्या करा, जो टाइमलाइन बुकलेट मैंने दे रखी है वो डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दिया एक स्टोरी की तरह, कि हाँ यार मैंने चैप्टर एक बार ओवरव्यू ले लिया है, याद है क्या क्या हुआ था, अब स्टोरी को टाइमलाइन में पढ़ता हूँ। टाइमलाइन में पढ़ोगा, दोनों चीज रिलेट हो पाएंगी, थोड़ी चीजें दिमाग में आनी शुरू होंगी। फिर क्या करो, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको जो नोट्स मैंने दे रखे हैं उससे सारी याद कर लो। जो भी डेफिनेशंस थी वो सारी नोट्स में याद हो जाएंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे नोट्स से आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ओवरव्यू हो गया, टाइमलाइन आपने पढ़ ली, जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो याद कर ली। अब जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन का रिवीजन करो, रिवाइज बाय रिकॉलिंग द सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप है ये वाला कि रिकॉल टाइमलाइन बुकलेट वाला, इसका रिकॉल करके याद करो। यही बच्चों ने करा था, टॉपर्स ने। उन्होंने क्या करा कि भाई एक बार मैंने डेफिनेशन याद कर रखी है, टाइमलाइन एक बार पढ़ रखी है, अब मैं क्या करूंगा, सुबह उठ के एक पेज लूंगा रफ पेज, और रफ पेज में लेके जितने भी टाइमलाइन में मैंने जो जो लिखा था वो एक रफ पेज में जल्दी जल्दी लिखूंगा कि ये था 1730 में हुआ, 1733 में हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जो स्टोरी मैंने उस बुक में लिखी थी वो स्टोरी अपने आप दिमाग में याद कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप अपनी हिस्ट्री को अच्छे से याद कर सकते हो। जो डेट्स आपको मुश्किल पड़ रही हैं वो उस टाइमलाइन बुकलेट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ सुपर टिप्स आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह से अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर अभी आपको जो मेरे को बच्चों ने बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। रट्टू तोता नहीं बनना है हमें हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ था, कोई भी हिस्ट्री में रट्टू तोता मत बनो। आपको जो इवेंट्स हैं वो याद करने हैं, आपको स्टोरी याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में उस सारे आंसर्स को लिख सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को लिखो, सबसे ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड वाले पॉइंट्स लिख दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चाहे आप कोई भी स्टोरी लिख दो नीचे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। बस वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर को। और ऐसे ही होता है, मैंने ऐसे ही करा था, मेरे 10 सीजीपी आई थी, हमारे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम होते थे, मात्र 7-8 दिनों में करके करा था। तो मैं ऐसे ही करता था, अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं, बस वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो उसमें डाल रखे हैं और उसको अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है जी। एक चीज और, ये बच्चे ने बहुत अच्छी चीज बताई कि भैया मान लो कोई ऐसा सवाल आ गया जो कि इलेबोरेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई सवाल दे रखा है, और मान लो हमें पता ही नहीं कि ये इसमें क्या लिखूं, तो सिर्फ आपका काम ये रहेगा कि आप उस सवाल को देखो ये कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से आया हुआ है। आपको कुछ नहीं पता तो उस टॉपिक के बारे में जो जो आपको याद है वो लिख के आ जाओ, बहुत कम नंबर कटेंगे, आपको अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों ने मेरे को बताया। यही होता है यार जो टॉपर्स और एवरेज बच्चों को अलग करते हैं। एवरेज बच्चे देख के घबरा जाएंगे, अरे यार क्या लिखूं, टॉपर कहेंगे कोई बात नहीं, इस टॉपिक का सवाल है, जो जो चीजें इस टॉपिक से मेरे को याद होंगी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है जी। ये मैंने बात कर ली आपकी हिस्ट्री की। जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में क्या चीज देखी, स्ट्रेटेजी। सबसे पहला काम है एक वन शॉट वीडियो देख लेंगे, ओवरव्यू हो जाएगा। टाइमलाइन बुकलेट से स्टोरी पढ़ेंगे, एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, तीन बार पढ़ी, अच्छे से याद हो गई। नोट में से सारी डेफिनेशन हम याद कर लेंगे। जब इतना काम हो गया, अब हमारा चैप्टर हो चुका है, ठीक है। रिवीजन करने के लिए जितनी हमने टाइमलाइन में स्टोरी पढ़ी थी वो एक रफ पेज लेके अपने दिमाग में रिकॉल करो, रिकॉल करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री की चीज। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, जो मेरे को टॉपर्स ने उसका सोल्यूशन दिया। ज्योग्राफी में जो मैंने सैंपल पेपर एनालाइज करा, इतनी सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखी, बस ये दिखा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आया था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना एनसीईआरटी को, तो आपको काम अच्छे से हो जाएगा। अब जो आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो मैंने उस टॉपर वाले ग्रुप में जाके बच्चों से पूछा कि यार आप जो ज्योग्राफी के डिफरेंट प्लेसेस होते थे, पोर्ट होते थे, लोकेशन होती थी, ये सारी कैसे याद करते थे। एक ऐसी चीज पता चली जो मतलब मेरे को नहीं पता थी आज से पहले। एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में ये अंतर होता है, एवरेज बच्चा मैप से डरता है और टॉपर उसे सबसे बड़ी ताकत बनाता है।
बच्चों ने कहा भैया हमने पोर्ट्स के नेम ना ऐसा याद नहीं करे कि ये पोर्ट यहाँ पे, ये पोर्ट यहाँ पे, ये पोर्ट यहाँ पे, और उसको बैठ के रट रहे हैं, एक पेज को लेके, लिस्ट को लेके रट रहे हैं। नहीं भैया, हमने उस क्या करा, हमने वो सारे पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को हमने क्या करा, ऐसे मैप पे लगा लिया। एक बार हमने देख के भरा, दूसरी बार हमने देख के भरा, तीसरी बार हमने बिना देखे भरने की कोशिश करी। कुछ कुछ चीजों में हमने कीवर्ड से याद करा कि मान लो यहाँ पे है मरमगांव और ये गोवा में है, लास्ट में गांव लिखा है, इसको थोड़ा सा गोवा से रिलेट, अपने जो जुगाड़ होते हैं देसी जुगाड़, उस तरह से कि भाई मैंगलोर इस तरफ है, नीचे को होगा तो यहाँ पे लगा दो। मान लो आपको फिजिकल मैप दे रखा है जिसमें से स्टेट की बाउंड्री नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि जहां पे भी लगा दोगे कि यार ये मैंगलोर तो साउथ में था, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, चेन्नई में ये वाला पोर्ट था। ये टॉपर्स की बहुत बड़ी खासियत लगी मेरे को। हम मैप से डरते हैं, वो बच्चे मैप्स को सबसे बड़ी ताकत बना के चलते हैं। तो आपको जहां पे भी ऐसी चीजें लग रही हैं कि ये बहुत सारे नाम हैं, लिस्ट हैं, जो कि प्लेसेस की लिस्ट है, स्टेट्स की लिस्ट है, इसको ना मैप पे लोकेट करके करो। ठीक है, बच्चों ने यही चीज बोली भैया मैप पे लोकेट करके करते थे, और वो मैप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेते थे। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ना ये ना हो कि भाई हमने मैप पे लोकेट तो कर दिया पर हमें पता ही नहीं है कि मैप पे ये वाली स्टेट कहां पे है, ये वाली स्टेट कहां पे है। तो सबसे पहला काम जो होगा आपका वो होगा कि मैप में आपको पता हो कि हर एक स्टेट कहां पे है। ठीक है, तो ये जो आपका एक मैप है ये आपको अच्छे से याद हो कि भाई दिल्ली यहाँ पे है, यूपी यहाँ पे, बिहार यहाँ पे होता है, असम यहाँ पे होता है, लद्दाख यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, उत्तराखंड यहाँ पे है, ये सारे आपको पता हो। एक इस पेज को उठाओ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट लेके अब एक खाली मैप उठा लो। ठीक है, पॉलिटिकल मैप के जो 10-12 मैप खरीद लेना स्टेशनरी शॉप से, फिजिकल मैप के 10-12 मैप खरीद लेना। अब उस मैप को उठा के ना इसको सामने रख के जो पहले आपको पता है वो आपने खुद लिख भर लिए, जो आपको नहीं पता है वो इसको देख के भर लिया। एक बार भरा, 2 बार भरा, 3 बार भरा, 4 बार भरा। ठीक है, पेंसिल से भरो, रब कर देना, ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे तो आपने 1 बार भरा, 2 बार भरा, 3 बार भरा, 4 बार भरा, आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा स्टेट कहां पे है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका है कि आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ये तो सबसे बेसिक स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां पे है। फिर उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, मान लो बच्चों ने बोला कि भैया हमने क्या करा, एक बार बुक से देख के ऐसे भर दिया, फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर लिया कि हमें जितने भी मेजर पोर्ट्स थे एक बार तो मैंने बुक से देख के पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसी के ऊपर उसको बार बार करके रिवाइज कर लिया। मान लो हमसे ये है कि भाई अलग अलग जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वो कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी का यहाँ पे है, इस तरह से हमने सारे लिख दिए। ठीक है भैया, हर एक चीज का अलग अलग मैप हमने यूज करा। थर्मल पावर प्लांट का एक मैप पे कर लिया, उसको उठा के सामने चिपका दिया, जब भी टाइम मिला एक मैप उठा के सारे उसको भर लिए। एक बार भरोगे, 2 बार भरोगे, 3 बार भरोगे, 4 बार भरोगे, 10वीं बार तक तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को याद करते हैं, जहां पे भी आपको लोकेशंस याद करनी है, जहां पे भी आपको स्टेट्स याद करने हैं, जहां पे भी आपको डैम याद करने हैं, है ना। आपका एक सवाल एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बच्चों को पता ही नहीं होता, तो यार इस तरह से याद कर लो ना कि भाई दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको विजुअलाइज हो रहा है। तो चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करो, मैप पे उठा के विजुअलाइज करा, तो इस तरह से हमने बना लिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जैसे सॉइल टाइप्स हैं। तो बच्चों ने कहा कि भैया हमने ना ये मैप सामने चिपका रखा था, हम 2-3 बार इसको देखते थे कि इस टाइप को ग्रीन से कर रखा है, इस टाइप को ये कर रखा है, और उससे हमें याद रह गया, सवाल आया क्वेश्चन एग्जाम में और हमें वो चीज रिमेंबर थी, वो चीज विजुअलाइज कर रखी थी, उठा के उसको डाल दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि मैप को अपनी ताकत बना लो ज्योग्राफी में। मैप जो है ना, ज्योग्राफी का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए हर एक चीज कहां पे है। तो आपने मैप को ताकत बना लिया, आपको पता है कौन सी स्टेट कहां पे है, कौन सी लोकेशन कहां पे है, फिर उसके बाद कुछ जुगाड़ लगा लगा के कुछ चीज रिलेट कर करके हमने उसको याद कर लिया। तो ज्योग्राफी की जो आपकी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होगी वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला तो बेसिक चीज है, ये आपको रटी होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पे है। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए, हमारा इंडिया के बारे में तो पता कर लो यार सब चीज। अब बात करते हैं हम क्या पॉइंट बाय पॉइंट हमें करना है, जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको कर लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो पहला काम रहेगा आपका कि आपने चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया किसी एक 1 शॉट वीडियो से। ठीक है जी, ये भी हमने उसमें करा था हिस्ट्री में, इस तरह से हमने कर लिया। फिर उसके बाद जितनी डेफिनेशंस हैं वो आप नोट से याद कर सकते हैं, जो नोट्स हमने दे रखे हैं उससे बेहतरीन नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। बहुत आसान भाषा में लिख रखे हैं। ठीक है, नहीं डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वीडियो के बाद डाउनलोड कर लेना। उसमें हमने फ्लो चार्ट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन डाल रखे हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें डाल रखे हैं। तो वो सारी चीजें आप उठाओगे, डेफिनेशन एक बार पढ़ोगे, प्यार हो जाएगा, याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। तो आपने क्या करा, पहला चीज ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का, फ्लो चार्ट पढ़ा और अच्छे से ओवरव्यू हो गया, सारी डेफिनेशंस आपने याद कर ली। फिर उसके बाद जहां जहां आपको लग रहा है कि हम मैप से याद कर सकते हैं, वहां पे मैप बना के स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया, 8-10 मैप चिपका लो, रोज 2-3 बार उठा के उसको फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप पे भरते जाओ। इस तरह से करोगे, बहुत सारी चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। ठीक है, मैप को ताकत बनाना है। फिर उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी बुकलेट मैंने दे रखी है उसको एक बार ओवरव्यू ले लो। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने एनसीईआरटी बुकलेट आपको चैनल पे दे रखी है, उसमें मैंने क्या कर रखा है,
एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल मैंने आप सभी के लिए बना के दे रखे हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, जो ऊपर मैंने सवाल दे रखे हैं वहां पे है ऊपर जो आपका क्या कहेंगे छत पे सवाल मैंने लिख रखे हैं, उस छत के सवाल को एक बार पढ़ो, क्या आंसर है उसको एक बार याद करो, फिर जब रिवीजन कर रहे हो सिर्फ ऊपर से सवाल देके और हाथ नीचे ऐसे छिपा के उसका रिवीजन मार लिया। तो अगर मैं ज्योग्राफी को पूरे साल में बताऊं तो सबसे पहला बेसिक काम मैप याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, 2-3 बार अपने आप भरो, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पर चैप्टर आपको कैसे करना है, वन शॉट वीडियो देखो, ओवरव्यू हो जाएगा, नोट्स उठाओ, डेफिनेशंस याद करो अच्छे से। फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो याद कर लिए, तो इससे आपको चैप्टर याद हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी बच गई, तो एनसीईआरटी के लिए क्या करो, एनसीईआरटी की बुकलेट देखो। एनसीईआरटी बुकलेट में जो जो सवाल मैंने दे रखे हैं 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसको उठा के आप पूरा एक चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। मैप को सामने चिपका लिया, जब जब टाइम मिल रहा है उस मैप को उठा के भर दें। ठीक है जी, ये हो गई ज्योग्राफी की चीज। आगे अगर हम बात करें आपके सिविक्स और आगे आपका इकोनॉमिक्स की, तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, जेंडर रिलीजन कास्ट 2-3 सवाल दिखे, पॉलिटिकल पार्टी से 2-3 सवाल दिखे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 2 सवाल दिखे, मतलब इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करना। ठीक है, इसका आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई इसके सवाल तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, सवाल तो कोई भी नहीं छोड़ने, वो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई दी है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के, मैंने सैंपल पेपर जब एनालाइज करा, डेवलपमेंट का 2 सवाल दिखा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 5 से 6 सवाल, इतना आसान चैप्टर है, इसमें से 5 से 6 सवाल आए हुए थे। ठीक है, तो आपको टेबल वाले सवाल आए हुए थे इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होने हैं। एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, एक बार सैंपल पेपर देखोगे, 5-6 सैंपल पेपर और देखोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी 3-4 सवाल। तो ये 2 चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स के थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी ज्यादा महत्व देके अच्छे से पढ़ना। ठीक है जी, तो जियो और इकोनॉमिक्स के लिए आपका क्या, जियोग्राफी नहीं लिखना था, सिविक्स है। सिविक्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं बता देता हूं, इसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपका ओवरव्यू ले लोगे आप वन शॉट वीडियो से, नोट से रिवीजन कर लोगे, एनसीईआरटी बुकलेट पढ़ लोगे, उससे डेप्थ में समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये सबको आती है। बच्चे बोल रहे थे भैया इकोनॉमिक्स और सिविक्स तो बहुत अच्छा से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको आपकी एसएसटी अच्छे से करनी है। हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दी है, हर एक चीज, हर एक सीक्रेट मैंने उठा के आप सभी के सामने पेश कर दिया है। मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको, मैं क्यों आप सभी के सामने ये चीज लाके रख रहा हूं, मैं क्यों चाहता हूं कि ये सारे चैट्स आप सभी को दिखाऊं, इसलिए चाहता हूं जिससे कि आप ना अगले साल इस ग्रुप में हो। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अगले साल मेरे साथ रहें और आगे भी फोड़ें। ऐसा फोड़ो कि भाई साहब देख के लोग डर जाएं कि क्या फोड़ रहा है। अगले साल आपको इस ग्रुप में आना है, ध्यान से सुन लो बात को। ठीक है, ये वो चीजें, ये वो सीक्रेट्स हैं जो आप सभी सामने मैं रिवील कर रहा हूं। इसको पढ़ के अच्छा फोड़ के आओ। ठीक है, कोई और दिक्कत कोई और सब्जेक्ट में आ रही हो मेरे को बताओ, मैं आप सभी के लिए उसके लिए वीडियो बना दूंगा। नोट्स, एनसीईआरटी बुकलेट आपकी, ये जो मैंने अलग से एक बुकलेट बनाई है टाइमलाइन की बुकलेट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी हैं, फ्री में डाउनलोड करो, बांट दो अपने दोस्तों को। ठीक है, कोई दोस्तों से कंपटीशन नहीं रखना है, बोर्ड जाइए, यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि एक रैंक पे एक ही बच्चा होगा। 99% है तो बहुत बच्चों के आ सकते हैं, 98% है बहुत बच्चों के आ सकते हैं। तो ये अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो अभी तो ये मंशा, अभी तो ये दिमाग में रखो कि यार जितने दोस्तों को अच्छे से नंबर आ पाएंगे वो दोस्त मेरे को दुआ ही देगा। ठीक है, क्या पता दुआ लेके हम आईएएस आईपीएस बन जाए, तो दुआएं थोड़ी लेते रहो दोस्तों की, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम अच्छा फोड़ सकते हैं, और फोड़ो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। अच्छे से पढ़ो, कोई और दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जाओ।